सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी जेनेटिक्स है, बोले तो जो आपकी आनुवंशिकी है, इसका जो रिवीजन बैच है वन लाइनर सीरीज वो अपन लेके आए। आप सबको पता है अपन लैब असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं। देखिए ये जो जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स को डिटेल के अंदर जो इसके लेक्चर है वो लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन आज अपन क्या कर रहे हैं, इसका वन लाइनर सीरीज के अंदर क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं कि जो मेन जो आपके पॉइंट्स है या एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, बस उन चीजों को आज अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यदि आप पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए। बस आज अपन क्या देखेंगे, इसकी जो वन लाइनर सीरीज है उस सीरीज को अपन क्या कर लेते हैं, अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इससे ये जो वीडियो रहेगी ना, ये जो लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में अपन जेनेटिक्स के कंप्लीट लगभग लेके चलिए 100 जो आपके वन लाइनर इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस को वन बाय वन अपन करके क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लैब असिस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में आने वाले टाइम में और भी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी उससे रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये किसको माना जाता है। तो याद रखना, फादर ऑफ जो आपका जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी का पितामह, वो आपका जो मेंडल है, ग्रेगर जोहन मेंडल है, इनको माना जाता है। अगला आ जाता है कि ये जो जेनेटिक्स वर्ड है या ये जो जेनेटिक्स टर्म है, ये वर्ड, ये शब्द किसने दिया था। तो याद रखना, ये जो आपके विलियम बेटसन है, या बोले तो वेटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। जबकि जो जीन शब्द है, ये जो जीन टर्म होती है, इस टर्म को किसने दिया था, तो इसको जो आपके विलियम जोहानसन है, इन्होंने जीन, ये जो शब्द है, टर्म है, इस टर्म को दी थी। जबकि अगला आ जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा जो पौधा था, प्लांट था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड के सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे पॉइंट रहने वाले हैं। तो जो मेंडल ने अपने प्रयोग में जिस पौधे का यूज किया था वो था गार्डन पी, जिसको क्या बोला जाता है, पाइसम सटाइवम, जो इसका क्या होता है, बोटनिकल या बोले तो वैज्ञानिक इसका नेम होता है। जबकि मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी जो विप्रियासी लक्षण थे उन लक्षण को लिया था, तो याद रखना 7 लक्षण थे। अब ये 7 लक्षण कौन कौन से थे ये आप बताना चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अदरवाइज ये पूरी की पूरे जो यूनिट है, इस यूनिट को ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। बस आज अपनी क्या रहने वाली है, इसकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी जीव का बाहरी स्वरूप होता है, या ना बोले तो उसकी शारीरिक उपस्थिति होती है, उसको क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब हो जाता है कि बाहर से जो देख के कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस जीव का फिनोटाइप कहलाता है। लेकिन एक वर्ड आ जाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जो उसकी फिजियोलॉजिकल, मतलब जो उसकी अनुवांशिकी जो क्रिया, मतलब जो भी अनुवांशिकी, मतलब उसके जीन्स कैसे हैं, क्या नहीं, किसी भी जीव की जो अनुवांशिक बोल तो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, उस जेनेटिक स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, जीनोटाइप बोला जाता है। तो जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिनोटाइप का मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिनको अपन बाहर से देख के पता लगा ले, वो तो होते हैं फिनोटाइप। एंड किसी भी जीव का जो अंदर डीपली जाके उसके जीन्स की स्ट्रक्चर देखें, वो क्या कहलाता है, आपका जीनोटाइप, बोले तो उसकी आनुवंशिक स्टडी करना जीनोटाइप कहलाता है। अगला आ जाता है जीन के जो वैकल्पिक रूप होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बोले तो जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है उनको क्या बोला जाता है, आपके एलील्स बोला जाता है। जबकि आपके जो मेंडल थे, इन मेंडलों ने वंशागति का प्रथम नियम दिया था। तो मेंडल का वंशागति का पहला नियम कौन सा था, ये पूछ लिया जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, बोले तो प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम क्या होता है, मेंडल ने सीधी सी बात की कि जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो प्रभावी होंगे, मतलब एक तो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, एक अप्रभावी जीन होते हैं। जो प्रभावी होते हैं वो क्या करते हैं, F1 जो जनरेशन होती है, पीढ़ी होती है, उसमें अपना लक्षण होता है, उसको क्या कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। और बाकी के जो मतलब अप्रभावी होते हैं उनको अपना लक्षण प्रकट नहीं करने देते हैं। मतलब यहां पे क्या होगा, यही आपका प्रभाविता का नियम, बोले तो डोमिनेंसी का नियम कहलाता है। इन सारे के सारे नियम्स को अपन ने डिटेल के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अगला आ जाता है कि मेंडल का वह नियम जो हमेशा क्या होता है, सार्वभौमिक बोले तो यूनिवर्सल होता है। तो मेंडल का यूनिवर्सल लॉ कौन सा था, वो होता आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोले तो पृथक्करण का नियम। मतलब अब जो आपकी F2 देखिए, ये जो नियम से ये मेंडल्स के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इन नियमों के ऊपर बेसिस है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये सारी की सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना आपको डिटेल में भी नहीं है। तो बस इनके जो जीनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप होते हैं, क्या चीजें होती है, ये बस इनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो वो आइडिया के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो लेक्चर है, क्योंकि जो अपना जेनेटिक्स था उस जेनेटिक्स को अपने 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट किया था। तो ऐसे तो है नहीं कि भाई इसी एक लेक्चर के अंदर सारी की सारी चीजें कवर हो जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो डिटेल में आपको पढ़ना है तो वो देख लीजिए, अदरवाइज जो आपको मोटा मोटी देखना है, यदि आप रिवीजन के तौर पे आए हैं तो ये वीडियो एंड ये पूरी की पूरी जो सीरीज है रिवीजन बेच वाली, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो कौन सा था, पृथक्करण का नियम वो होता है जो क्या करता है, F2 जनरेशन के अंदर अपने अपने क्या कर लेते हैं, अलग अलग मतलब जो भी प्रभाव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। जबकि जो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा वो अगला क्या आ जाता है कि पृथक्करण का जो नियम है, इस नियम को और किस नाम से और जाना जाता है। तो जो पृथक्करण का जो नियम है ना अपना, इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। बोले तो युग्मकों की जो शुद्धता का नियम है वो इसको पृथक्करण के नियम को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को माना जाता है। जबकि केवल एक ही लक्षणों में भिन्न भिन्न 2 जनकों के बीच होने वाला जो लक्ष्य मतलब संकरण होता है, क्रॉस होता है, उस क्रॉस को क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो आ जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइप क्या हुआ था, कि मतलब जो लक्षण प्रारूप है, ये लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त हुआ था या किनके बीच में क्रॉस कराया था। तो याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो प्लांट होता है उसकी लंबाई जो कैपिटल टी वाला होगा, ये तो आपका क्या था, प्रभावी था। जबकि जो स्मॉल टी वाला था, ये आपका क्या था, बोना था, बोले तो आपका अप्रभावी। एक लंबे पौधे को एक बोने पौधे के साथ में क्रॉस करवाया गया। जब क्रॉस करवाया तो उसके अंदर जो अपन ने F2 जनरेशन के अंदर जो उसका फिनोटाइप देखा, बोले तो उसका जो लक्षण प्रारूप देखा, वो लक्षण प्रारूप क्या था, 3:1 था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके जो लक्षण प्रारूप है ये आपको पता होने चाहिए। जबकि इसकी जो F2 जनरेशन में जो इसका जीनोटाइप, ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, फिनोटाइप की। जबकि जो जीनोटाइप था वो जीनोटाइप क्या निकला था, 1:2:1। अब ये सारी चीजें कैसे निकली थी, ये आप जिस टाइम पे कंप्लीट लेक्चर देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप नहीं देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि बस अपन को तो कैसे जैसे डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि समझोगे तब आपको ये पता चलेगा। अदरवाइज एग्जाम में समझने वाली चीज तो है नहीं, 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से एक करेक्ट करना है, तो आप इनको भी याद कर लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलिए बात करते हैं, अगला आ जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तो अपन ने क्या देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि केवल एक ही लक्षण में भिन्न भिन्न दो जनकों के बीच में होने वाला जो क्रॉस होता है वो तो क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड। लेकिन डाई हाइब्रिड में क्या होता है, 2 अलग अलग जो विपर्यासी लक्षणों के मध्य होने वाला जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपन ने क्या लिया, 2 अलग अलग लक्षणों वाले 2 जोड़ी, मतलब एक तो अपन ने क्या लिया था, लाल क्या लिया था आपने, लाल क्या लिया था, राउंड कलर के अंदर अपन ने राउंड रेड लिया था। एक अपन ने क्या लिया था, हरे कलर का अपन ने क्या लिया था, झुर्रीदार प्लांट लिया था। क्या लिया था, हरे कलर का अपन ने झुर्रीदार प्लांट लिया था, जिनको अपन ने इससे ये 2 आपकी क्या हो जाती है, अलग अलग विपर्यासी लक्षणों वाली जोड़ी के मध्य अपन क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ये आपका क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। अब ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इसके अंदर भी आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा एंड आपको जीनोटाइप देखने को मिलेगा। यदि अपन इसके फिनोटाइप की बात करें तो F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइप आया था वो आया था 9:3:3:1 आया था। जबकि इसका जो जीनोटाइप था, इसके जीनोटाइप को याद करने का तरीका है आपका 122। किस तरीके से याद रखोगे, 122 412, 122 412 121। ये क्या होता है, इसको याद करने का तरीका होता है कि 122 412 121, ये क्या आया था, आपका जीनोटाइप आया था। तो इन दोनों डेटा को आपको याद रखना है। F1 जनरेशन के अंदर पूछ लिया जाए कि देखिए, सबसे पहले चलिए सब सारी चीज क्लियर कीजिए। पहली चीज बताता हूं, सबसे पहला आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइप होता है वो फिनोटाइप आपको मिलता है 3:1 का। जबकि F1
जबकि क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो आपका जीनोटाइप था वो जीनोटाइप होता है 1:2:1 होता है। ये तो अपन ने बात कर ली मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब आ जाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो आपका फिनोटाइप था वो फिनोटाइप था 9:3:3:1 होता है। जबकि अपन इसके लक्षण जीन प्रारूप की बात करें तो इसका जीन प्रारूप क्या होता है 122, 412, 121। ये डेटा आपको याद होना ही चाहिए, बस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड से क्वेश्चन बाहर बन ही नहीं सकता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है मेंडल के कौन से नियम पर आधारित होता है, या बोले तो ये कौन से नियम पे आधारित है, जो लॉ ऑफ इनडेफिनेट जो आपका असॉर्टमेंट है उसके ऊपर क्या होता है, ये आधारित होता है। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है जिसको स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम बोलते हैं, इस नियम पर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आधारित होता है, बेस्ड होता है। जबकि F1 जो हाइब्रिड होता है उसका यदि अप्रभावित जनक के साथ में यदि अपन संकरण कराते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आपका टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। लेकिन यदि F1 जनरेशन का किसी और जनक के साथ में यदि अपन क्रॉस करा देंगे तो उसको क्या बोला जाता है, बैक क्रॉस बोला जाता है। ये इनकी जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन मैंने टर्मिनोलॉजी होती है जो आपके जेनेटिक्स की, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सारी की सारी बताई थी। वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चंस आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वो सारी की सारी आप एक बार देख लीजिएगा। वीडियो नहीं देखना चाहे तो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो आपका पहला पेज रहता है वहां पर जो टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं टेस्ट क्रॉस का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी जीव होता है उस जीव का यदि अपन को जीनोटाइप, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए कोई भी जीव है, उस जीव का यदि अपन को जीनोटाइप का पता लगाना है, उसके जीन प्रारूप का पता लगाना है, तो अपन कौन से टेस्ट के द्वारा पता लगाएंगे, तो वो होता है आपका टेस्ट क्रॉस के द्वारा अपन इसका पता लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है, इस प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या है। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम का जो अपवाद है वो अपवाद कौन सा होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, इसके बारे में जो आपके कोल कॉलिंस नामक वैज्ञानिक है इन्होंने सबसे पहले बताया था। अब इसके अंदर क्या था, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती है इसके अंदर जो जीनोटाइप होता है, जो फिनोटाइप होता है वो एज इट इज सेम आता है। मतलब जीनोटाइप भी आपका जो फिनोटाइप रहेगा वो फिनोटाइप भी इसके अंदर ये आएगा, और जो जीनोटाइप होता है वो जीनोटाइप भी क्या आता है, एकदम सेम आता है। मतलब जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या आता है, एकदम सेम एज इट इज देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बोले तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। जबकि अगला आ जाता है अपूर्ण प्रभाविता का जो उदाहरण है वो उदाहरण क्या होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता का जो उदाहरण है जिस प्लांट पर कोल कॉलिंस ने एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सा था, मिराबिलिस जालापा, या इसको 4 o'clock एंटीराइमन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात किस में सेम आता है ये भी पूछ लिया जाए तो याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के अंदर आ जाता है। या ऐसे पूछ लिया जाए कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था कि एकदम सेम आया था, तो वो कौन था, मिराबिलिस जालापा या 4 o'clock एंटीराइमन प्लांट आपका हो जाता है। जबकि अगला क्वेश्चन आ जाता है जब दोनों एलील समान रूप से स्वयं को यदि अभिव्यक्तित करते हैं तो वो क्या कहलाती है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, कोडोमिनेंसी बोले तो सह प्रभाविता कहलाती है। जबकि अगला आ जाता है कि मानव में सह प्रभाविता का उदाहरण बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा होता है, जो आपका AB ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, मानव में सह प्रभाविता का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। अगला आ जाता है कि मानव में मल्टीपल एलील्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताइए। वो आ जाता है जो आपका ABO ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, मल्टीपल एलील्स होते हैं उसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। जबकि अगला है वंशागति के दौरान जिनों के साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, लिंकेज बोला जाता है, बोले तो सह लगनता बोला जाता है। ये जो सह लगनता लिंकेज जो वर्ड है, इस वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था ये पूछ लिया जाए तो याद रखना जो आपके TH मॉर्गन नामक वैज्ञानिक है इनके द्वारा ये सबसे पहले दिया गया था। अब इन्होंने TH मॉर्गन ने सह लगनता दी थी, तो जो
फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो जेनेटिक्स है वो किसको बोला जाता है, तो वो भी आपके जो टीएच मॉर्गन है, इन टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मेंडल थे, इन्होंने सीधी सी बात है कि जो सहलगनता थी, अब इस सहलगनता को सबसे पहले किस पर खोजा, मतलब एक्सपेरिमेंट मॉर्गन थे, इन्होंने अपने प्रयोग में किस जीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो आपको याद रखना है जो ड्रोसोफिला थी। इस ड्रोसोफिला को क्या बोला जाता है, फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो फल मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये सारी के सारी स्लाइड थी, जितनी भी स्लाइड आपकी टोटल 100 क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे वेरी वेरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए अगला आ जाता है कि यदि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में अनुवांशिक पदार्थों का यदि आपका विनिमय होता है, यदि एक्सचेंज होता है, यदि देखिए दो आपके नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में यदि किसी भी तरह का कोई भी जेनेटिक मटेरियल का यदि एक्सचेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि कोई भी एक ट्रेन इधर से आ रही है, मतलब ये एक ट्रेन इधर से आ रही है, बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग लाइन होती है, तो दूसरी ट्रेन को रुकना है ना, तो जो क्रॉसिंग होती है जहां से दोनों ट्रेनें अलग अलग निकलेगी, ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला रीजन होता है, यही आपका क्या कहलाता है, मतलब दो सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में यदि आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय होता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अगला आ जाता है क्रॉसिंग ओवर में अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है ना, ये जिस टाइम पे सीधी सी बात है कब होती है, पहले तो ये याद रखना जो मियोसिस होती है। अब मियोसिस के अंदर भी अलग अलग स्टेज होती है, उनके अंदर से जो पेक्टिन स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। अगला आ जाता है गुणसूत्र पर जिनों के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी की इकाई को क्या बोला जाता है, सेंटीमोर्गन के नाम से इसको जाना जाता है। सी छोटा आएगा, एम बड़ा आएगा, सेंटीमोर्गन के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि अगला आ जाता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान बनने वाली जो अक्ष आकार की जो संरचना होती है, इस संरचना को काइजमेटा के नाम से जाना जाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है। जबकि अगला आ जाता है सटन और बावेरी के द्वारा कौन सा आपका वंशागति का सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिया गया था, तो याद रखना क्रोमोसोमल थ्योरी दी गई थी। अब एग्जाम में यह भी आ सकता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी है, यह थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखना सटन एंड जो आपके बावेरी नामक वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने क्या थी, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था इन्होंने, वो अपने ड्रोसोफिला थी, इस ड्रोसोफिला पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जबकि अगला आ जाता है आनुवंशिक पदार्थों में होने वाला जो अचानक वंशागत परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, आपका म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ में बोले तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर यदि अचानक से किसी भी तरह का क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए, वो आपका क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। अब ये जो म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन वर्ड को किसने दिया था, तो याद रखना जो आपके ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने म्यूटेशन टर्म्स दी थी। जबकि अगला आ जाता है एकल बेस पेयर में परिवर्तन होने के कारण होने वाला जो उत्परिवर्तन है, उस उत्परिवर्तन को क्या बोला जाता है, पॉइंट म्यूटेशन के नाम से बोले तो बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है। अब बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिंदु उत्परिवर्तन का पॉइंट म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल है वो हो जाता है सिकल सेल आपका एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, अब एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्त की कमी, मतलब जो आपकी आरबीसी होती है ये हसियाकार हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। आगे आ जाता है उत्परिवर्तन पैदा करने वाले जो भौतिक एंड जो रासायनिक कारक होते हैं सॉरी, उन कारकों को क्या बोला जाता है, उनको याद रखना म्यूटाजेनेस के नाम से जाना जाता है, म्यूटाजेन के नाम से इनको जाना जाता है। जबकि अगला आ जाता है कि मानव में गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो ह्यूमंस के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर यदि गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाए तब तो कितनी होती है, आपकी 46 होती है। यदि गुणसूत्रों के जोड़े के रूप में पूछ लिया जाए तो जोड़े कितने होते हैं, याद रखना 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो 46 होगी, पेयर में पूछ लिया जाए तो कितना होगा, आपके 23 हो गए। अब बात करते हैं इनमें से कौन से क्या रहेंगे। यदि अपन बात करें कि लिंग गुणसूत्रों के अलावा जो अन्य गुणसूत्र होते हैं उनको देखिए, अभी ये जो आपके 46 जो गुणसूत्र होते हैं या जो आपके 23 जोड़ी होते हैं, इस 23 जोड़े के अंदर से जो आपके या तो 22 पेयर मान लीजिए,
या आप मान लीजिए इनको नंबर के अंदर लेके चलें तो आप इनको 44 क्रोमोसोम मान सकते हैं। ये जो 22 जोड़े होंगे या जो 44 क्रोमोसोम होंगे, इन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑटोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। क्योंकि जो आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, इन 46 गुणसूत्र को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आ जाता है ऑटोसोम, एक आ जाता है सेक्स क्रोमोसोम। जो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, इनका क्या होता है? लिंग निर्धारण में किसी भी तरह का कोई भी योगदान नहीं होता है। सबसे ज्यादा संख्या में यही होते हैं। कितने होते हैं? 46 के नंबर में बात करें, 46 में से तो कितने होंगे? 44। यदि 23 जोड़े की बात करें, 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े होंगे वो तो क्या होंगे? आपके ऑटोसोम्स रहेंगे। जबकि यदि अपन बात करें इनके सेक्स क्रोमोसोम की, तो जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, नंबर की बात करें तो आपके 2 होंगे, जोड़े की बात करें तो जोड़े में कितने होंगे? आपके 1 जोड़े होंगे। कौन से होंगे? मेल की बात करें तो मेल के अंदर तो क्या होंगे? XY होंगे। फीमेल में बात करें तो कौन से होंगे? आपके X होते हैं। चलिए वही बात करते हैं। तो मानव में जो ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? नंबर में बात करें तो 44 रहेगी, जोड़ी में बात करें तो कितने रहेगी? आपके 22 रहेंगे। जबकि मानव के अंदर लिंग गुणसूत्र की बात करें, अब मानव का मतलब जो यहां पर मानव पुरुष होता है, मेल होता है, उस मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग क्रोमोसोम होते हैं, वो कौन से होते हैं? X एंड आपके Y होते हैं। जबकि महिला की बात करें, फीमेल के अंदर जो लिंग गुणसूत्र रहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे, वो कौन से रहते हैं? आपके XX रहते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपन ने देख लिए। अगला आ जाता है कि जो अक्ष गुणसूत्र है, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना, अक्ष गुणसूत्र की खोज का श्रेय है वो हेकिंग नामक वैज्ञानिक को जाता है। जबकि पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? तो याद रखना, ZWZZ जो सिस्टम होता है, इसको यूज किया जाता है। अब जो मादा विषम युग्मनकी होती है, बोले तो फीमेल जो हेटेरोगेमिटी होती है, वो किस में पाई जाती है? तो वो आपके जो बर्ड्स होते हैं एंड जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर आपकी मादा विषम युग्मनकी होती है, ये आपको देखने को मिलती है। जबकि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण के लिए आपकी जो प्रणाली है, उस प्रणाली को क्या बोला जाता है? हेपेटोडिप्लॉइड जो आपका प्रणाली होता है, उस प्रणाली को बोला जाता है हेपेटोडिप्लॉइड। जबकि आगे बोलते हैं कि 21वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी होती है, इस ट्राइसोमी के कारण होने वाला जो आनुवांशिकी विकार होता है, इस विकार को क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। जबकि अगला आ जाता है जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इस टर्नर सिंड्रोम की गुणसूत्रीय संरचना क्या होती है? तो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये एक तरह का, मान लीजिए इसके अंदर जो आपका एक गुणसूत्र होता है, टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके 46 होंगे। मतलब एक जो आपका गुणसूत्र रहेगा, वो उस गुणसूत्र की यहां पर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस तरह का जो सिंड्रोम होता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। मतलब गुणसूत्र होंगे 46 की जगह कितने हो जाते हैं? आपके 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। जबकि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसके अंदर एक गुणसूत्र की, बोले तो एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। तो गुणसूत्र होंगे वो कितने होते हैं? 46 से कितने हो जाते हैं? आपके एक गुणसूत्र बढ़ के कितने हो जाते हैं? आपके टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस सिंड्रोम को क्या बोला जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है। ये जितने भी आपके सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको अपन डिटेल के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अगला आ जाता है ब्लीडर रोग होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो ब्लीडर रोग का दूसरा नाम आपका क्या होता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या हो जाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको रॉयल डिजीज में क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया थी, इनके परिवार के मेंबर्स में सबसे पहले ये जो डिजीज है, इस डिजीज की खोज की गई थी। इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक तरह से मान लीजिए थोड़ा सा भी, हल्का सा भी यदि कट लग जाता है तो क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है ये बिल्कुल भी नहीं हो पाती और ब्लड पूरा बाहर निकल जाता है। इसलिए इसका जो पेशेंट होता है उसको बार बार में क्या दिया जाता है? ब्लड चढ़ाया जाता है। तो हीमोफीलिया क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। चलिए, हीमोफीलिया होता है ये किस प्रकार का विकार होता है? तो ये एक
अक्ष से लिंक्ड आपका रिसेसिव क्या होती है बोले तो अप्रभावी, यानी अक्ष से सह लगन अप्रभावी क्या होती है, आपकी डिसऑर्डर होता है। जबकि जो हीमोफीलिया है, इस हीमोफीलिया की वाहक कौन थी, महारानी विक्टोरिया किस बीमारी की वाहक थी, हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया की वाहक कौन थी, जो महारानी विक्टोरिया थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को विजिट आप सबको जरूर करना है, क्योंकि इनके जो नोट्स हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस होगी और भी काफी सारा कंटेंट है, वो आपको इस प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए अगला आ जाता है कि पुरुषों में वर्णांधता अधिक सामान्य होती है। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है, एक अक्ष सह लगन प्रभावी होता है। क्योंकि जो मेल होता है, उस मेल के अंदर तो क्या होता है, एक ही तो अक्ष होगा, क्योंकि अक्षवाई मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर अक्ष होता है। तो यहां पर जो मेल रहेगा वो मेल तो क्या हो जाएगा इस बीमारी से, क्योंकि ये क्या है, एक अक्ष सह लगन अप्रभाविता होती है। यानी फीमेल के पास में दो अक्ष है, तो मान लीजिए कि यहां पर पुरुषों के अंदर ब्लाइंडनेस आ गया, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब अपन इसको बी से नोट कर देते हैं। यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल यहां पे किसका काम करेगी, कैरी का काम करेगी, वाहक का काम करेगी। लेकिन यही यदि कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये यदि मेल के एक्स क्रोमोसोम पर आ गया, तो ये तो एक तरह से बीमार हो गया ना कंप्लीट रूप से। जबकि फीमेल तो यहां किसका काम करिए, क्योंकि फीमेल के पास में तो दो अक्ष होते हैं, तो एक अक्ष हो भी गया तो वो तो केवल क्या करेगी, वाहक का काम करेगी। लेकिन मेल के पास तो बेचारे के पास एक ही अक्ष होता है, तो उसको क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगला आ जाता है कि जो पीकेयू होता है, ये किसका उदाहरण होता है बोले तो फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये हमेशा याद रखना, जो इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है बोले तो चयापचय की जो जन्मजात त्रुटि होती है, उसका क्या होती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। जबकि थैलेसीमिया किस प्रकार का विकार होता है, तो थैलेसीमिया है, ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड आपका क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। जबकि कई पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशानुगति का जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। जबकि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीनों को क्या कहा जाता है, तो वाई गुणसूत्र पर जो आपके जीन प्रेजेंट होते हैं उनको होलेंड्रिक, जो आपके जीन होते हैं, होलेंड्रिक जीन होते हैं, उन जीन को बोला जाता है। जबकि जो होलेंड्रिक जीन होते हैं, इन जीन का मतलब होलेंड्रिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट होती है, इनका आप एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके कानों पे जो बाल होते हैं, वो क्या होता है, आपका होलेंड्रिक लक्षण का एक आपका उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। जबकि कोशिका द्रव्य वंशागति को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसको जाना जाता है। अब अगला आ जाता है वंशागति। बोले तो इनहेरिटेंस की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट कौन सी है, आपकी जीन होती है। तो पूछ लिया जाए वंशागति की इकाई क्या होती है, वो आपकी जीन होती है। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो ज्यादातर जो आपके जीव होते हैं उनके अंदर आपका आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, आपका डीएनए होता है। जबकि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करने वाला जो डीएनए का जो खंड होता है, उस खंड को क्या बोला जाता है, सिस्ट्रोन के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए क्या होती है, आपकी न्यूक्लियोटाइड होती है। जबकि डीएनए में प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए होता है, उसके अंदर एक प्यूरिन होता है, एक क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन के अंदर तो देखिए ये तो क्या हो जाता है, प्यूरिन हो जाता है, ये मान लीजिए आपका पिरिमिडीन हो जाता है। यदि प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन के अंदर तो आपका क्या प्रेजेंट होगा, एडिनिन एंड आपका क्या होता है, ग्वानोसिन प्रेजेंट होता है। जबकि पिरिमिडीन होता है, ये पिरिमिडीन के अंदर साइटोसिन एंड आपका क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है। अब एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो एडिनिन होता है, ये एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है। जबकि साइटोसिन होता है, ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ग्वानोसिन के साथ में जुड़ा रहता है। ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। ये तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। यदि अपन आरएनए की बात करें तो याद रखना, आरएनए के अंदर जो आपका एडिनिन मतलब जो प्यूरिन होता है, इस प्यूरिन में जो एडिनिन होता है, इस एडिनिन और ग्वानोसिन होता है,
ये दोनों तो क्या होते हैं, आरएनए के अंदर एकदम सेम होते हैं। लेकिन जो आपका प्यूरिन होता है, इस प्यूरिन के अंदर ये जो थाइमिन होता है, इस थाइमिन को रिप्लेस कौन कर देता है, यूरेसिल के द्वारा कर दिया जाता है। मतलब जहां जहां थाइमिन आएगा वहां वहां क्या क्या कर देंगे, यदि आरएनए के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें अपन क्या कर देंगे, यूरेसिल कर देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर हमेशा याद रखना, एडिनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड के द्वारा, साइटोसिन ग्वानोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। इसको चारगाफ नियम भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। डीएनए में पिरिमिडीन बेस होता है, वो क्या होता है, साइटोसिन थाइमिन होता है। जबकि डीएनए में प्यूरिन बेस क्या होता है, एडेनिन एंड आपका ग्वानोसिन होता है। आरएनए में मौजूद होता है, लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होने वाला जो बेस होता है वो कौन सा होता है, आपका यूरेसिल होता है। ये यूरेसिल क्या होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। थाइमिन के स्थान पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरेसिल देखने को मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला आ जाता है डीएनए का जो डबल हेलिक्स का जो मॉडल है। ये डबल हेलिक्स की डीएनए द्विकुंडलित होता है। ये मॉडल किसने दिया था, तो याद रखना जो आपके वॉटसन एंड जो क्रिक नामक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा डबल हेलिक्स जो आपका मॉडल है, ये मॉडल दिया गया है। जबकि अगला आ जाता है डीएनए से एमआरएनए में आनुवांशिक जानकारी कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या होता है, आपका डीएनए होता है। इस डीएनए से क्या बनता है, इस डीएनए से बनेगा आपका एमआरएनए। इस एमआरएनए से आगे क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है। आगे क्या बनता है, प्रोटीन। अब ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए से एमआरएनए की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, बोले तो अनुलेखन बोला जाता है। जबकि एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन, बोले तो अनुवादन बोला जाता है। जबकि डीएनए से वापस डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन बोला जाता है। जबकि जो आपका एमआरएनए से डीएनए वापस बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट है वो आपको याद होने चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब ये सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूछ लिया जाए पहली चीज तो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या होता है, तो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनना, और ये जो प्रोसेस होती है डीएनए से एमआरएनए बनने की, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसलेशन। इसी चीज को क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बोला जाता है। अब ये सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, ये अभी बस ये मान लीजिए कि ये नाम आप सबको याद, अपने इस नाम को पढ़ भी चुके हैं, बस आपको हिंट मैंने दे दिया। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए अगला आ जाता है कि आणविक जीव विज्ञान, क्वेश्चन ही आ गया कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, आपके जो क्रिक है, क्रिक के द्वारा दिया गया है। जबकि डीएनए से डीएनए का जो संश्लेषण होता है, कि डीएनए से डीएनए बनने का क्या बोलते हैं अपन, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। जबकि डीएनए प्रकृतिकृति के लिए यहां पर जिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलेंगे। चलिए अगला आ जाता है कि किसने बताया था कि डीएनए की प्रकृति होती है ये अर्धसरक्षी होती है, बोले तो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है, ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, नेल्सन एवं स्टाल के द्वारा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि लीडिंग स्टेट पर बनने वाला, लीडिंग स्टैंड पर बनने वाला जो डीएनए का छोटा खंड होता है, इस खंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ओकाजाकी खंड के नाम से भी। जबकि अगला आ जाता है डीएनए खंड को जोड़ने वाला। अब देखिए ये एक डीएनए, ये मान लीजिए दूसरा डीएनए, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, इसको जोड़ने वाला जो आपका एंजाइम होता है, उसको क्या बोला जाता है, डीएनए लाइगेज बोला जाता है। जबकि अमीनो एसिड के लिए कोड करने वाला जो एमआरएनए का बेस का जो त्रिक होता है, वो कौन सा होता है, उसको बोला जाता है आपका कोडोन बोला जाता है। जबकि अनुवांशिक कोड के अंदर कुल टोटल कितने कोडोन होते हैं, तो याद रखना 64 क्या होते हैं, आपके टोटल कोडोन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जबकि अगला आ जाता है स्टार्ट करने वाला कोडोन कौन सा होता है, यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि स्टार्टिंग जो कोडोन होता है वो कौन सा होता है, वो आपका एयूजी होता है। जबकि यह पूछ लिया जाता है कि स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, तो स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, ए यूएजी,
यूजीए। अब इनके आप मेरे को नाम बताएंगे कि इन तीनों के नाम क्या है। ये जो यूएए है इसको क्या बोला जाता है, यूएजी को क्या बोला जाता है, यूजीए को क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चंस दोनों के दोनों क्या आते हैं, एग्जाम के अंदर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला आ जाता है यूनिवर्सल नेचर ऑफ जेनेटिक कोडोन है। इसका मतलब क्या है कि अनुवांशिकी कूट की सार्वभौमिक प्रकृति का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो याद रखना कि सभी जीव होते हैं, इन सभी जीवों के अंदर एक जो कोडोन होता है ये केवल एक ही अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। मतलब एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर जो कोडोन रहेगा वो ही उसको कोड करेगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी कोड है उसको नहीं कर पाएगा। एक तरह से मान लीजिए जो आपने ताला चाबी सिद्धांत पढ़ा होगा, की लॉक थ्योरी, ये एक तरह से की लॉक थ्योरी की तरह काम करता है कि एक पर्टिकुलर चाबी, मतलब ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है ना, ठीक वैसे ही एक पर्टिकुलर कोडोन को एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के द्वारा ही कोड किया जाता है। चलिए अगला आ जाता है आनुवांशिक कूट होती है। इस आनुवांशिक कूट की या कोड की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, तो याद रखना निरेनबर्ग, मथाई एंड जो खुराना नामक वैज्ञानिक है, इन तीनों के द्वारा जेनेटिक कोड को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से बताया गया है। जबकि अगला आ जाता है डीएनए खंडों को एक अलग करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, डीएनए के जो छोटे छोटे, देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब यहां पर क्या होगी, बिजली दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है किसी लिक्विड पदार्थ के अंदर, जिससे क्या होते हैं डीएनए के जो खंड होते हैं वो अपनी साइज के अनुसार जितना छोटा होगा वो ऊपर हो जाएगा, जितना बड़ा होगा वो नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। अगला आ जाता है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, तो याद रखना जो आपके एलेक जेफ्रिक्स नामक वैज्ञानिक होते हैं इनके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, इसमें प्रयुक्त होने वाला दोहराव जो डीएनए का अनुक्रम होता है उसको क्या बोला जाता है, वीएनटीआर के नाम से जाना जाता है। बोले तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीटेड के नाम से इसको जाना जाता है। अगला आ जाता है लेक एपेरोन जो मॉडल है, ये मॉडल कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो याद रखना जो आपके जेकब एंड जो मोनार्ड होते हैं इनके द्वारा दिया गया था। अगला आ जाता है मानव जीनोम के अंदर जीनों की लगभग कितनी संख्या होती है। पहले ये माना जाता था, जिस टाइम पे मानव ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं आया था उस टाइम पे ये माना था कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक क्या होती है, जीनों की संख्या होती है। लेकिन जब ह्यूमन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ये खत्म हुआ, इसकी कंप्लीट स्टडी हुई, तब पता चला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लगभग जीनोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, आपकी 30,000 के समथिंग होती है। अब ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखना 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, इसको स्टार्ट किया गया था। अगला आ जाता है मानव में सर्वाधिक जीनों वाला जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना वो गुणसूत्र आपका फर्स्ट होता है या गुणसूत्र अक्ष आप इसको बोल सकते हैं। सबसे कम जीनों वाला गुणसूत्र कौन सा होता है, वो आपका क्रोमोसोम या गुणसूत्र आपका वाई होता है। जबकि मानव जीनोम पर सभी जीनों का मानचित्र होता है, ये क्या कहलाता है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। ये क्या है, आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की आपकी डेफिनेशन आ जाती है। जबकि अगला आ जाता है कि फादर ऑफ बायोकेमिकल जो जेनेटिक्स है वो किसको बोला जाता है, तो वो आपके आर्चिबाल्ड जो आपके गिरोड नामक वैज्ञानिक हैं इनको फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है एक जीन एक एंजाइम जो आपकी परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये याद रखना जो बीडल एंड जो आपके टेंडम नामक वैज्ञानिक है इनके द्वारा ये परिकल्पना दी गई है। जबकि अगला आ जाता है लास्ट एंड फाइनल अपनी स्लाइड आ जाती है, टोटल 100 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। जीन में नॉन कोडिंग जो आपका अनुक्रम होता है उसको क्या बोला जाता है, इंट्रोन बोला जाता है। जबकि जो कोडिंग अनुक्रम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, एक्सोन के नाम से जाना जाता है। अब जो आपका इंट्रोन होता है एंड जो एक्सोन होता है इनको जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पेशलाइजिंग बोला जाता है। बोले तो ये प्रोसेस कब देखने को मिलती है, आपको ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इंट्रोन एक्सोन एंड स्प्लाइसिंग होती है, ये आपको देखने को मिल जाती है।
जबकि अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट ब्रीडिंग है, ये कौन है? तो ये याद रखना, आपके एम.एस. स्वामीनाथन है, उनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट ब्रीडिंग बोले तो भारतीय पादप प्रजनन के पितामह है या जनक के नाम से जाना जाता है। अगला लास्ट एंड फाइनल आ जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जो जीन होता है उस जीन को क्या बोला जाता है? जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये कंप्लीट अपन ने जेनेटिक्स के कितने देख लिए, 100 क्वेश्चंस देख लिए, एंड इसकी जो कंप्लीट डिटेल के अंदर जो क्लासेस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ में जो अपनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। इस एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं एंड एग्जाम के लिए आपको एडवांस के अंदर ऑल द बेस्ट। जल्दी से अच्छे से एग्जाम करके आना है, एकदम रिलैक्स माइंड से आप सबको पढ़ना है। तो एक बार प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इसको भी विजिट है, वो आप जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में ये अपने क्या है, और भी सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।